नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण नहीं मिला है और मुझे पता चला है कि मेरा निमंत्रण कोरियर से भिजवाया गया है, लेकिन मुझे आज तक कोई कोरियर नहीं मिला है। राम के नाम पर मुझे अपमानित ना करें। अयोध्या के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर का भी रामायण काल में पुराना इतिहास है। नगर के सीताकुंड घाट की मान्यता है कि जब सीता जी वन जा रही थीं, तो गोमती नदी के किनारे बने इसी घाट पर उन्होंने स्नान किया था। तभी से गोमती नदी के किनारे बने इस घाट का नाम सीताकुंड घाट रख दिया गया। बताया जा रहा है कि कुशभवनपुर से अयोध्या की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। धोपाप धाम, जहां ब्रह्म हत्या के बाद भगवान राम ने स्नान किया, वहां प्राण प्रतिष्ठा के दिन 51,000 दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा जेठुआ धाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सीताकुंड धाम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम लोग सुल्तानपुर में निवास करते हैं और ये सुल्तानपुर, जिसका पुराना नाम कुशभवनपुर था, ये अयोध्या से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दक्षिण की तरफ पड़ता है। और रामायण में भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस स्थान की रही है, क्योंकि भगवान राम जब वन जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने एक रात्रि का विश्राम किया था, जिसका अपने पास प्रमाण सीताकुंड धाम है। कुशभवनपुर सुल्तानपुर के नाम से विख्यात है। और उस काल में जब वनवास के दौरान भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ जब अयोध्या से निकले हैं, तो यहाँ सुल्तानपुर में स्थित पवित्र सीताकुंड घाट पर गोमती नदी में माता सीता ने स्नान किया था। यहाँ पर विश्राम करके आगे बढ़े थे। तब से यह पौराणिक धरती कुश के नाम से जानी जाती है और यह सीताकुंड का हमारा पवित्र घाट उस नाम से अपनी पहचान बनाए हुए है। राम जी का हम लोगों ने लगभग 500 सालों से इंतजार किया है, जो कि आज वो दिन आ गया है। लोग घरों घरों में अक्षत बांट रहे हैं। यहाँ सुल्तानपुर में सीताकुंड, धौपाप घाट और जेठुआ मंदिर, जो कि अयोध्या से संकलित है। लोग कहते हैं कि मतलब कि इससे अयोध्या का एक विशेष संबंध है। तो इसलिए इसकी तैयारी में हम लोगों ने 22 तारीख को, अब क्योंकि वहाँ हम लोग जा नहीं सकते, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने यहीं पे एक उत्सव का आयोजन किया है। भगवान राम जब रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। पाप से मुक्ति जो है यही धूत पाप कुंड यहाँ मिला है। अब चूँकि जैसे है, भगवान को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, तो भाई पाप रहित हैं। कहन कि पाप धोए धूत पाप में दियरा दीप के दान, और हर सैनी में सैन किए रामचंद्र भगवान। और राम सदा करते समन के कहें तीनों कहे, पाप ताप अब से आप तीनों के समन भगवान स्वयं करते, लेकिन धोया पाप श्री राम का धन्य धाम धूत पाप। जैसे उत्तम कुल ब्राह्मण रावण की हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या आए और आज सिंहासन पर बैठे, तो उनका चित्त जो है हमेशा शांत रहने लगा। अब खबर मेरठ से है, जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव को धार देने में जुटी हुई है, साथ ही चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों का पश्चिम जोन का प्रादेशिक संवाद आयोजित किया गया। इस दौरान कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि राम के घर का न्योता नहीं, राम तो बुलाने वाले हैं। ये राम को लाने वाले कहां से आ गए? राहुल गांधी निकले हुए हैं। क्या बिखरी हुई है कांग्रेस? बिखरी हुई है, इकट्ठी कांग्रेस दिखाई दे रही है। आप 30 साल के बाद तो पहली बार मौका दिखाई दे रहा है कि लोगों के मन में आ रहा है कि सीधे कांग्रेस में चलो। अच्छा, राम मंदिर का न्योता कांग्रेस ने मना कर दिया है क्या? अरे भाई, न्योता राम जी का न्योता दूसरा आदमी क्यों देगा? राम जी का न्योता, राम जी तो बुलाने वाले हैं, उनका न्योता कैसा हो गया भाई? भगवान बुलाने वाला होता है, भगवान को लाने वाला कौन हो गया? कितनी सीटों पर तैयारी रहेगी यूपी में अगर बात करें तो कांग्रेस की? कांग्रेस तो 80 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस 80 सीटों की लड़ाई लड़ रही है। गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। एक सेकंड। कासगंज में खाकी से बेखौफ हत्यारों ने एक 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बच्चे को निर्माणाधीन मकान में छोड़कर चले गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या की वजह पुलिस तलाश रही है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बच्चे की हत्या सरिया और ईंटों से कुचल कर की गई है। बच्चे का शव पुलिस चौकी से महज 50 कदम की दूरी पर मौजूद एक निर्माणाधीन मकान से मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने हर पहलू पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। कल दिनांक 11 जनवरी 2024 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली थाना अंतर्गत नगरई क्षेत्र में
आर्यावर्त बैंक के थोड़ा आगे एक अधबने मकान की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों पर एक करीब 13 वर्षीय बालक हिमांशु का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज, क्षेत्राधिकारी नगर और उच्चाधिकारीगढ़ के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतक है बालक, उसके शव का जो चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट को बुलाकर जो भौतिक प्रदर्शन है वो कलेक्ट किए गए। मृतक बालक के दादा की तरफ से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो तहरीर है अज्ञात लोगों के विरुद्ध दी गई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर से जुड़ी ज्यादा खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ सहयोगी संवाददाता नंद कुमार जुड़ रहे हैं। नंद कुमार, क्या अभी तक इस मामले पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है? देखिए, जैसे वारदात की सूचना पुलिस को मौके पर मिली है, पुलिस की भारी मात्रा में फोर्स मौके पर पहुंची और घटना की जो है गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और वहीं अज्ञात आरोपियों की तलाश में तमाम टीमें लगाई गई हैं जो घटना की गहराई से जांच कर रही हैं। जी, ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद नंद कुमार। अब खबर वाराणसी से है, जहां अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए पुलिस प्रशासन और रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जीआरपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर एक संदिग्ध दिखाई दिया, जिसके पास से जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 11,60,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम शैलेश बताया, जो कि बिहार के जहानाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए। तलाशी पे इनके पास से 11,61,900 रुपए बरामद हुआ है। ये पुराने में क्या क्या इनका पहले भी कर चुके हैं? कौन कौन से नोट बरामद हुए इनके पास से? ये इनके पास से 500 का नोट, 200 का, 100 का और 20 का नोट बरामद हुआ है। ये उनका कहना कि मैं पहली बार आया था और इतना कैश ले जाना अलाउ नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। ये पूरा इतिहास कुछ है? नहीं, अभी जांच चल रही है। इनकम टैक्स की टीम आ गई है और एटीएस की भी टीम है। कहाँ लेके जा रहे थे, कौन दिया था? ये बता रहे हैं हमारे राइस मिल का काम, वहाँ जहानाबाद में मिल है, इनके मालिक का नाम नवीन है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसे लेकर अयोध्या रूट की बसों में रामधुन और भजन बजने शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ अवध बस स्टैंड भी भगवाधारी दिखने लगा है। साथ ही अयोध्या जाने वाली सभी बसों में म्यूजिक बॉक्स लगाने की योजना बनाई गई है, जिनमें रामधुन और भजनों को बजाया जाना है। आपको बता दें कि लखनऊ से अयोध्या जाने वाली 933 बसों में से 335 बसों में म्यूजिक बॉक्स लगा दिए गए हैं। बची हुई 598 बसों में भी जल्द ही ये बॉक्स लगा दिए जाएंगे, जिसे लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी चालकों और परिचालकों के साथ लगातार बातचीत करते रहें। अयोध्या में 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे रेल यात्रा हो, चाहे परिवहन यात्रा हो। तो यहाँ तक कि अभी लखनऊ में परिवहन बसों को, रोडवेज बसों को सजाया गया है, उसमें रामधुन भी बजाया जा रहा है। और इस वक्त मैं अवध बस स्टॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज शर्मा जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर किस तरह की जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है बसों को लेकर, किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह की उसमें सजावट की गई है और किस तरह से उसमें रामधुन बजाई जा रही है और यात्रियों को लेकर किस तरह की सहूलतें की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज शर्मा जी, मैं उनसे बात करूँगा। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है बसों में अभी जो रामधुन को लेकर? परिवहन निगम की बसेज में साउंड बॉक्स पे
रामधुन बजाने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो कि पूरे आयोजन के अवधि में रामधुन बजेगी, जिसमें भजन होंगे, भगवान राम के भजन गाए जाएंगे और अच्छे अच्छे प्रेरक प्रसंग होंगे, उनको उसमें समावेशित किया गया है। और चालक प्रचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि मार्ग में भी यात्रियों को एक राममय वातावरण महसूस हो, इसके लिए रामधुन को अवश्य बजाएं और इसको बनाए रखें। अभी तक कितनी बसों में लगाया गया है? लखनऊ क्षेत्र की जहाँ तक मेरी जानकारी में है 50-60 बसों में अभी हम लोग नई बसें जो आई उनमें हम लोगों ने फिट करा लिया है, बाकी में चल रहा है और इसको हम लोग बहुत जल्दी जो है 14 तक 100% बसों में लागू कर देंगे। सर, इस राम उत्सव को लेकर अवध बस स्टॉप को किस तरह से साफ सुथरा या सजावट किस तरह से अभी की जा रही है? बस स्टेशन पे अभी जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अभी रंगाई पुताई का जो भी लघुमत का वो हम लोग काम करा रहे हैं। इसके बाद में फिनिश करके हम इसको साज सज्जा इस पर बस स्टेशन पे करेंगे, लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे, जो कि 26 तक हम लोग इसको रखेंगे, 26 तक उसको हम लोग बना के रखेंगे। यहाँ यात्रियों के लिए साफ सफाई है, सामान यात्रियों को जो खाद्य पदार्थ हैं वो उचित मूल्य पर मिले, साफ मिले, ब्रांडेड आइटम्स मिले, टॉयलेट हमारे साफ रहे, उसमें रहे, उनकी सुख सुविधाओं को कोई प्रॉब्लम ना बने, उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं। सर, सुरक्षा को अगर देखा जाए तो सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने या अवध बस स्टॉप पे किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा को देखते हुए की गई है? बस स्टेशन पे हम लोगों के राउंड द क्लॉक गनमैन लगे हैं, गार्ड्स लगे हैं, जो यात्रियों को जो बसों में अपने बस स्टेशन में यात्री आ रहे हैं उन वो सुरक्षित रहें, उनका सामान सुरक्षित रहे, वो उसके लिए भी हम लोग किया है। बस में अंदर जो है बसें आती हैं वो कायदे से लगें, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार का बसों में चढ़ने उतरने में जोखिम ना रहे। प्लेटफॉर्म से ही वो यात्रियों को मतलब बैठें बसों में और वहीं से ही गाड़ी हमारी प्रस्थान लेके और वो आउट गेट से बाहर निकल जाए, बाहर हमारे कोई प्रकार का कंजेशन न लगे, जिससे कि यात्री जो हमारे बाहर से आ रहे हैं उनको बस अड्डे आने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए भी हम लोगों ने अपने गार्ड्स को वहाँ भी तैनात किया हुआ है। सर, जनरल बसों के अलावा क्या इलेक्ट्रिक बसें भी अवध बस स्टॉप से अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी? अभी प्रथम चरण में अयोध्या में ही हम लोग 150 इलेक्ट्रिक बसेज जो हमारी PME बस सेवा से मिली हुई हैं उनको यहाँ से 12 तारीख आज से हम लोग गाड़ियों को भेजना शुरू कर दे रहे हैं, जो अयोध्या में चलेंगी। इसके अलावा अभी हम लोग जो हैं अयोध्या के लिए हम लोग की जो परिवहन निगम की बसें हैं उसमें हमारी पवन हंस सेवाएं हैं, जनरथ हैं, शताब्दी सर्विसेज हैं, निगम बसेज हैं, इनको भी हम लोग चलाने के उसमें हैं। बसें हम लोग दुरुस्त करा के चलाएँ, अच्छी दशा की चलाएँ, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज शर्मा जी। इनका कहना है कि अयोध्या के लिए हमारे बस स्टॉप से सारी बसें चलेंगी जिसमें रामधुन बजेगा। उनकी साफ सफाई, उनकी सुंदरता को देखते हुए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस वक्त मौके पर मैं लखनऊ के अवध बस स्टॉप पर मौजूद हूँ। एक यहाँ पर बस में भी बस के अंदर मौजूद हूँ और उसमें रामधुन की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ पर बस में चारों तरफ यहाँ पर हमारे साथ यात्री भी मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर सरकार ने रामधुन बजाने के लिए आदेश दिया था, तो क्या बसों में रामधुन बजना शुरू हो गई है? जी, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बताइए रामधुन बज रहा है? जी बज रहा है। इसको लेकर आप क्या कहती हैं कि सरकार का एक ऐसा कदम है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही भगवान राम की? अच्छा ही कदम है भैया, जो किसी ने नहीं किया वो इस सरकार ने किया। बसों में रामधुन सरकार बजवा रही है, इससे आप क्या कहेंगे? 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सबकी आस्था ही बढ़ रही है और मेन बात है कि सबको कुछ ना कुछ जागरूकता ही ये किया जा रहा है कि हमारे राम मंदिर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और बाकी चीज़ें सबके अंदर एक आस्था जागृत की जा रही है। बस हमारे साथ और भी पैसेंजर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि रामधुन बज रहा है बसों में, इसको लेकर क्या कहेंगी आप? बसों में सरकार ने रामधुन बजवा रहे हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बजनी भी चाहिए। एक 550 साल बाद जाकर के ये हमारा जो भी वो था वो पूरा हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ।
हमारे साथ और भी लोग पैसेंजर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही 22 जनवरी को, इसको लेकर परिवहन विभाग ने सारी बसों में, परिवहन की सारी बसों में रामधुन बजाने का निर्णय लिया है और रामधुन बजाया जा रहा है। तो उसको लेकर पैसेंजर्स में किस तरह का उत्साह है और किस तरह वो सोचते हैं। जी, रामधुन बज रहा है बसों में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि बसों में रामधुन जो बजाया जा रहा है इसको लेकर किस तरह से उत्साहित हैं। तो यात्रियों का कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बसों में रामधुन बजाया जा रहा है, इससे लेकर खासा उत्साह है। 500 वर्ष के बाद भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो यात्रियों में बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को मिला है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। बसों में रामधुन बजाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो इसका समर्थन ही करूँ। मैं खुद एक बजरंग दल से हूँ और मैं दर्शन के लिए ही उधर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहा, क्योंकि 22 का मेरा निमंत्रण है। किसी कारणवश मैं नहीं जा सकता, तो पहले ही मुझे बुलाया गया। तो देखिए, ये सारे पैसेंजर्स, इनका कहना है कि बसों में जो रामधुन बज रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है और अयोध्या के लिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। इसको लेकर पूरे शहर में बजना चाहिए, पूरे बसों में हमेशा ये लगातार बजना चाहिए। इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा शरीर में आती है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। इसी वजह से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग मंदिर से जुड़ना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में अलीगढ़ के ताला कारोबारी उमंग मोंगा हरिसन लॉक्स ने आधुनिक समय में हाथों से तैयार किया गया एक 50 किलो से ज्यादा वजन का ताला तैयार किया है, जिसे अयोध्या धाम में राम मंदिर को भेंट किया जाएगा। देखिए, इस समय के लिए कई वर्षों से हम सब हिंदुस्तानी लोग और हिंदुस्तान में और पूरे देश भर में और वर्ल्ड में वेट कर रहे थे, जिसके लिए ये राम मंदिर जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है जो 22 जनवरी को होने जा रही है। अलीगढ़ जो कि ताले के लिए मशहूर है और ताले के साथ हैरिसन जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड्स, द पायनियर ब्रांड है। हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी जुड़े, अलीगढ़ का नाम भी जुड़े अयोध्या के साथ। इसलिए कंपनी ने एक फुली हैंडमेड लगभग 50 किलो प्लस का एक ताला बनाया है जो फुली फंक्शनल है और वो हम उसको भेंट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये एक सिंबल हो अलीगढ़ का, अयोध्या के साथ एक टच हो। एंड दिस इज़ अ स्मॉल भेंट फ्रॉम हैरिसन ग्रुप टू द प्राण प्रतिष्ठा विच इज़ हैपनिंग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों के बीच राम भक्त अपने भगवान का स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस शुभ मौके को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। देश के कोने कोने से लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए अपने अपने तरीके से भागीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर जेल में बंद कैदी भी समारोह में राम पताका तैयार करने में जुट गए हैं। कानपुर जेल में बंद कैदी भी राम मंदिर उत्सव को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भगवान राम के स्वागत के लिए राम पताका तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जेल में कैदी सिलाई मशीन पर तेजी से काम कर रहे हैं और राम पताका बना रहे हैं, जो तैयार होने के बाद अयोध्या भेजी जाएगी। हो जाए और यहाँ रहते हुए कुछ अपने हाथ से करके और मंदिर के लिए भेज सकें। अब एक तो जो वहाँ कार्यक्रम है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का, उसका सजीव प्रसारण यहाँ कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि सभी लोग देख सकें। और इसके अलावा कुछ बंदियों ने ये कहा है कि उस दिन व्रत रखना चाहते हैं, तो जो बंदी व्रत रखने की इच्छा जाहिर करेंगे उनके लिए जो व्रत की सामग्री है, फलाहार की व्यवस्था है, वो की जाएगी। और जो भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो वो भजन कीर्तन करेंगे। और वाद्य यंत्र और ये सब कारागार पर हैं और वैसे भी अभ्यास करते रहते हैं, भजन कीर्तन होता है। मथुरा के कस्बा बाजना से अक्षत कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कस्बावासी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर पूरे देश में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो कस्बा बाजना पहुंची, जहां कस्बावासियों ने यात्रा का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया और शोभा यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि जो लोग 22 जनवरी को अयोध्या में श्री
श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना पहुंच पाएं, वो अपने घर पर ही दीप जलाकर जश्न मनाएं। अब खबर लखनऊ से है, जहां मुख्तार के करीबियों पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्तार के करीबी रहे अफरोज पर बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अफरोज खान उर्फ चुन्नू माफिया की लखनऊ के मदेरगंज थाना क्षेत्र में मौजूद संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें, अफरोज खान उर्फ चुन्नू माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य है। वहीं जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश पर अफरोज खान की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया है। वहीं 26 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में पहले से ही पूरी अयोध्या अभेद्य किले के रूप में तब्दील कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाल्मीकि एयरपोर्ट के पास मार्च भी निकाला गया। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, प्राइम टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम हैं आध्यात्म की नगरी, आस्था की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। उसके साथ में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पुलिस बल जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और सुरक्षा की दृष्टि से 11 दिन और महज बचे हुए हैं 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर के। प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे चाक चौबंद की गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि पूरे अयोध्या के चप्पे चप्पे पर लगातार दिनों रात जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी है, वो गश्त पे हैं और उनके साथ में खुफिया विभाग की जो टीम है वो भी लगातार लगी हुई है। खबरों को मैं आपको दिखाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए प्राइम टीवी। प्रदेश सरकार लगातार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की प्रतिबद्धता दिखा रही है और लगातार इसके लिए कार्य कर रही है, लेकिन अंबेडकर नगर में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार सरकार की मंशा पर पलीता लगाने पर तुले हैं। बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर में एक सड़क का निर्माण कार्य करने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मानक विहीन घटिया सड़क निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में दिख रहा है कि बिना सड़क की साफ सफाई किए धूल मिट्टी पर ही सड़क बनाई जा रही है। वहीं डीएम ने इस सड़क के निर्माण को रोककर जांच कराने की आदेश दिए हैं। पूरा से रसूलगंज बाकरगंज तक जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाई जा रही है उसकी गुणवत्ता उच्च कोटि की नहीं है और जो निर्धारित मानक हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो जैसी लाई गई है इसको हम लोग तत्काल एक टीम भेज रहे हैं और इस बात को हमने तत्काल जो हमारे अधिशासी अभियंता हैं पीडब्ल्यूडी के उनके भी संज्ञान में लाया है और कहा गया है कि खुद जाकर इसको पूरा देखें और कहीं पर भी अगर गड़बड़ी मिलती है तत्काल पहले से उसको पूरा ठीक करवाएं और जो लोगों ने भी इस कार्य में लापरवाही बरती है उनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई अमल में लाएं। गाजियाबाद पुलिस ने एक ओयो होटल पर छापा मारा है। इस दौरान पुलिस ने होटल मालिक सहित 3 युवक और 4 युवतियों को हिरासत में लिया। जिस्म फरोशी के आरोप में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। होटल से पुलिस को शराब की कई बोतलें भी मिली हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। ये पूरी घटना थाना मोदी नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। सहायक पुलिस आयुक्त मोदी नगर को यह सूचना प्राप्त हुई कि तिबड़ा बम्बा थाना क्षेत्र मोदी नगर अंतर्गत एक होटल में अनैतिक देह व्यापार का कार्य संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना मोदी नगर की पुलिस के साथ मेरे द्वारा उपरोक्त परिसर पर छापेमारी की गई तथा तलाशी ली गई, जिसमें मौके से अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त 3 पुरुष व 3 महिलाएं मिले। पुरुषों को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। प्रकरण में थाना मोदी नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला दिव्य स्वच्छ और सुरक्षित माघ मेला के तहत अब तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 2025 महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर माघ मेला 2024 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 14 थाने और 41 पुलिस चौकियों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला थाना भी स्थापित किया गया है। वहीं डीआईजी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए क्या कहा, वो सुनिए आप। आगामी 15 जनवरी को प्रयागराज में मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होगी और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से
माघ मेला की तैयारी की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आगामी 2025 महाकुंभ के तहत यह माघ मेला उसका रिहर्सल होगा। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी हैं, हम इससे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आपको लगातार चौथी बार माघ मेला का प्रभार दिया गया है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आगामी 2025 महाकुंभ का ये माघ मेला रिहर्सल होगा, तो किस तरीके से तैयारियां हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी धन्यवाद। और जो आसन्न माघ मेला है, इसमें हम लोगों ने एक व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है, जिसके तहत जब लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जो मेला क्षेत्र है ये लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें अरेल और झूसी और संगम क्षेत्र है और 6 पीपे के पुल आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसके लिए हम लोगों ने पूरे माघ मेले क्षेत्र में 14 थाने और 41 चौकियों का सृजन किया है। ये पूरा मेला ज्वलनशील पदार्थों से बनता है, इसलिए 14 फायर स्टेशन और 14 वॉच टावर भी बनाए गए हैं, जिससे कि वॉच टावर पे रह के पुलिसकर्मी लगातार 24/7 नजर रख सके कि कहीं पर मेले में धुएं और आग की कोई स्थिति ना हो, तत्काल उस पर प्रतिक्रिया करके उसको बुझाया जा सके। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस की विभिन्न इकाइयां यहाँ पर लगाई गई हैं जो अपना योगदान देंगी, जिसमें कि यातायात पुलिस के लोग लगे हुए हैं, महिला पुलिस लगी हुई है, आरएएफ की टीमें हैं, एटीएस के कमांडोज हैं, एसटीएफ की टीमें सक्रिय हैं, घुड़सवार पुलिस का व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल में सुरक्षा देने के लिए भी व्यापक पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें जल पुलिस के लोग, फ्लड कंपनीज के जवान, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, इनका व्यवस्थापन भी किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने डीप वाटर बैरिकेटिंग, रिवर एम्बुलेंसेस, जाल, इनका व्यवस्थापन भी किया है। एक अस्थायी पुलिस चौकी भी हम लोग पानी में बनाते हैं, जिससे कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर सके और किसी प्रकार की कोई आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर, जिस तरीके से माघ मेला ये कहा जा रहा है कि आगामी 2025 का ये रिहर्सल है, तो किस तरीके से अन्य जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये भी कहा गया है कि इसमें कई हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो किस तरीके के कैमरे हैं, किस तरीके की उस पर निगरानी होगी? जी, जो हमारा ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ये 24/7 ऑपरेटिव हो गया है और लगातार पूरे मेले के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो हाई क्वालिटीज के सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन किया है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या में भी लगभग दुगने संख्या में, जितने विगत वर्षों में लगते रहे उतने हम दुगनी संख्या में हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। साथ ही बॉडी वोर्न कैमरे भी व्यवस्थापित किए जाएंगे महत्वपूर्ण स्थानों पर, जैसे मंदिर है या विभिन्न पार्किंग स्थल है, पुलों के आसपास है, यहाँ भी हम लोग कैमरों का व्यवस्थापन करेंगे। साथ ही साथ तीनों क्षेत्रों में, जैसा मैंने पहले कहा कि संगम और झूसी और अरेल, यहाँ पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी हम लोग नजर रखेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी लगातार प्रयोग करने के उपक्रम बना लिए गए हैं। साथ ही साथ मेले में खोया पाया केंद्रों का व्यवस्थापन भी किया गया है। खोया पाया केंद्रों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई है, जिससे हर स्नान घाट पे एक खोया पाया केंद्र किया है। महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी मेले में ड्यूटी के लिए आ गई है। साथ ही साथ महिला थाना का भी सृजन कर दिया गया है। जितने भी थाने अतिरिक्त हैं, जैसे कुल 14 थाने, उसमें एक महिला थाना, जो शेष 13 थाने हैं उनमें भी महिला हेल्प डेस्क का गठन किया जा रहा है। साथ ही साथ आरएएफ की टीमें भी आती है, तो उसमें महिला यूनिट भी रहती है। इस प्रकार सादे कपड़ों में और वर्दी में विभिन्न प्रकार जो चेंजिंग रूम्स हैं, वहां पर महिला कर्मियों का व्यवस्थापन हम लोगों ने करना नियत किया है। बिल्कुल, तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखाती हैं कि क्यों संगम नगरी प्रयागराज को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आगामी 2025 का जो महाकुंभ है, वो ये माघ मेला उसका रिहर्सल होगा। ऐसे में पुलिस की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाए और सकुशल अपने घरों को वापस लौटे। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। लखनऊ के महानगर में रहने वाली एक पीड़िता ने अपने प्रेमी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दूसरे धर्म का है। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देते हुए आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही शादी करने के लिए उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला। पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने उससे मारपीट की और पूजा न करने का दबाव भी डाला। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी युवक और उसकी 2 बहनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें पीड़िता ने शारीरिक शोषण समेत धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का
मामला सामने आया है। ये मामला लखनऊ के महानगर इलाके का है, जहां पर एक युवती ने महानगर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें धर्म परिवर्तन के साथ जो शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले का मुकदमा महानगर पुलिस ने दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो इस मामले की पूरी जांच नोएडा से जुड़ी हुई पाई गई, क्योंकि पूरी घटना नोएडा की दिखाई गई थी, जहां पर वह युवती नौकरी करने के लिए गई थी। वहीं पर एक युवक से उसका संबंध हुआ, उसके बाद प्रेम प्रसंग के दौरान शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया। उसके बाद इस मामले में जब उसका धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया और उसके बाद उस युवती को कई मौलानाओं के वीडियो दिखाए गए, लेकिन जब उसने धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो उसकी वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई। फिलहाल इस मामले को लेकर के जब वह लखनऊ पहुंची तो लखनऊ के अपने स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। फिर इस मुकदमे की जांच करते हुए इस मामले को डीसीपी और जेसीपी के स्तर पर जब पहुंची तब इस मामले को नोएडा ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल अगर इस मामले की बात की जाए तो जो आरोपी पक्ष है वो पूरा पक्ष नोएडा में रहता है और नोएडा की पूरी घटना दिखाई गई, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने इस मामले को नोएडा ट्रांसफर किया है और इस मामले की कार्रवाई अब नोएडा पुलिस अपने स्तर पर करने का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से धर्म परिवर्तन के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर सरकार भी सख्त रवैया अपनाती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन का मामला एक सामने आया है तो इसमें आखिर कार्रवाई कब तक होगी या फिर जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। सहारनपुर के देवबंद मंगलोर रोड पर ईंटों से भरा ट्रक अचानक बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी ग्रामीण सागर जैन ने घटना को लेकर बताया कि मंगलौर रोड से देवबंद की ओर तेजी से ईंटों से भरा ट्रक जा रहा था, जो बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से 2 महिलाओं की मौत हुई है। इसके बाद ट्रक चालक गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। थाना देवबंद क्षेत्र अंतर्गत दुखचाड़ी गांव है। एक ट्रक ईंटों से भरा हुआ जब मंगलोर रोड से देवबंद की तरफ आ रहा था तो मंगलोर रोड पुल जो है दुखचाड़ी पे, वहाँ पे ये अनियंत्रित होकर पलट गया ईंटों से भरा ट्रक, क्योंकि जो ड्राइवर है चालक वो बड़ी तेजी से लापरवाही पूर्वक इसे ला रहा था। तो वो जब पलटा तो उससे 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर सूचना पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है परिजनों से तहरीर पर। चालक मौके से फरार हो जाता है, बट पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। शीघ्र ही चालक की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, महिलाओं की पहचान हो गई है, कहाँ की रहने वाली? जी, ये महिलाएं दोनों दुखचाड़ी ग्राम की हैं, इनकी पहचान हो गई है। इनकी रात्रि में ही इनके अनुरोध से इन्होंने अनुरोध किया था कि रात्रि में ही पोस्टमार्टम इनका कराया जाए, तो पुलिस ने इनकी रिक्वेस्ट पे रात्रि में ही पोस्टमार्टम करा के और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। सर, ट्रक की जानकारी मिली हो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था और कहाँ का ट्रक है? जी, इसमें जानकारी की जा रही है वह मंगलोर रोड से देवबंद की तरफ आ रहा था और एक भट्टे पे जा रहा था। प्रयागराज के नैनी में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने देसी असलहे के कारखाने का भंडा फोड़ा है। इस दौरान पुलिस ने कारखाना चलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए आरोपी ट्रक की स्टीयरिंग के पाइप से मशीन के जरिए तमंचा बनाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने मौके से कई बने हुए तमंचे, कुछ अर्धनिर्मित तमंचों के साथ पुर्जे और डाई भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।